आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समस्त पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु का इस बैठक में स्वागत है। सर्वप्रथम, जैसा कि आपको विदित है, 16 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जो कि आप लोग को भी विदित है। और इसमें जो समस्त 90 विधानसभा के लिए जो चुनाव होने हैं उसकी 5/9/24 को 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त आरओ द्वारा जारी की जाती है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की। और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा। और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया। और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी। और काउंटिंग जो है वो हरदम के हिसाब से 8 बजे सुबह आरंभ होगी। और ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है ये 6 अक्टूबर तक इसको पूर्ण किया जाना है। तो ये तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका ये शेड्यूल है। जहाँ तक समरी रिवीजन की बात है, जो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड जो समरी रिवीजन होता है, तो इस बार लोकसभा से पहले भी हुआ था समरी रिवीजन। और ये जो सेकेंड स्पेशल समरी रिवीजन है ये पीछे विगत दिनों चल रहा था। और 2 अगस्त को इसमें प्रारंभिक प्रकाशन समस्त जो हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र के जो 20,629 पोलिंग स्टेशन थे, वो समस्त 20,629 पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है। और उसके बाद जिन व्यक्तियों ने कोई 6 फॉर्म में नए फॉर्म बनाने के लिए आवेदन करना था, ये 7 में विलोपन के लिए करना था, या फिर 8 में शिफ्टिंग या माइनर अमेंडमेंट के लिए करना था, उन्होंने 2 से 16 तारीख तक आवेदन दिए हैं। और उस आवेदन के हिसाब से उनका निस्तारण हमने करते हुए 27 अगस्त को फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन करना है समस्त विधानसभा क्षेत्र के समस्त पोलिंग स्टेशंस का। तो 27 तारीख तक हमारी ये फाइनल सूची, मतदाता सूची तैयार होकर प्रकाशित हो जाएगी। उसके बाद भी जन साधारण की सूचना के लिए उसके बाद होता है कंटिन्यूअस रिवीजन, जो कि चलता रहता है। कंटिन्यूअस रिवीजन क्योंकि हमारे यहाँ इस बार चुनाव में 12 सितंबर जिसे लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो उसके 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर 2024 तक वो अगर कोई उसके बाद भी रह गया जो 16 तारीख तक नहीं आवेदन कर पाया अपने नाम को ऐड कराने के लिए मतदाता सूची में, तो वो 2 सितंबर तक भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो एडिशन के लिए है फॉर्म 6 में, या डिलीशन के लिए फॉर्म 7 में, या संशोधन के लिए फॉर्म 8। जो अभी तक हमारे इलेक्टर हैं आज की तिथि में 2/8 का प्रारंभिक प्रकाशन को मान के उसको आधार मानकर, और 19/8 मतलब कल तक के जो हमारे थे, तो टोटल इलेक्टर उसको सम्मिलित करने के बाद जो अभी डिस्पोजल हुए जो फॉर्म्स, अभी जनरल इलेक्टर हमारे 2,02,18,427 है। सर्विस इलेक्टर हमारे 1,09,204 हैं। तो टोटल इनको मिला के 2,03,27,631 इलेक्टर बनते हैं कल की तिथि तक, जो कि अभी कार्य अभी जारी है। और 27 तारीख को इसका फाइनल पब्लिकेशन होएगा। जो एपिक की परसेंटेज है फोटो इलेक्टोरल रोल वो 100% है। फोटो की भी परसेंटेज ये पहले ज़्यादा प्रासंगिक था, अब लेकिन 100% ही है पिछले विगत कई सालों से, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो 85% एबव एज के जो वोटर हैं वो अभी की तिथि के अनुसार 2,42,818 है, और जिनको कि होम वोटिंग की फैसिलिटी उनको मुहैया कराई जाती है अगर वो चाहें तो, और वो
स्वेच्छा से मतलब ऑप्शनल है, चाहे वो पोलिंग बूथ पर वोट करें या फिर वो होम वोटिंग की भी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार। और जो 100+ एज के भी जो इलेक्टर है वो भी लगभग हरियाणा में एज ऑन डेट 9,554 है, जो कि दिखाता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे हेल्थ वाले लोग हैं जिनकी आयु 100+ है। और इसमें जो अभी 18 से 19 एज ग्रुप के जो इलेक्टर हैं वो 4,82,896 हैं, और 20 से 29 भी जो युवा वर्ग ही है वो 41,52,806 है। और लगभग एक पोलिंग स्टेशन की जो साइज़ बनती है वो 980 मतदाता बनते हैं, क्योंकि टोटल वोटर को अगर हम इससे डिवाइड करें जो हमारे पोलिंग स्टेशन है 20,629, तो ये फिगर निकल के आती है। और जब 27 तारीख को हमारा फाइनल पब्लिकेशन होगा तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट मतलब जो भी चेंजेज आएंगे उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। एक आपको पता ही है, पहले जैसे अब 4 क्वालिफाइंग डेट्स होती है इलेक्टर बनने के लिए। बहुत पहले सिर्फ 1 जनवरी को ही क्वालिफाइंग तिथि माना जाता था। अब पीछे माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के हिसाब से उसके क्वालिफाइंग डेट मानकर उसकी एडिशन किया जाता है। कितने बार हुआ सर? कितना कहते ये चार हो चुके हैं, तो पहले ही होंगे। कब हुए थे लास्ट? ये जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये साल में 4 बार। हाँ, पहले सिर्फ 1 जनवरी होता था, पीछे देख के कि भाई उनको वेट करना पड़ता है, तो माननीय निर्वाचन आयोग ने 4 तिथियां कर दी थी, जो उस समय तक जो 18 साल की उम्र को प्राप्त करेगा वो वोटर बनने का पात्र होगा। और जैसा मैंने बताया, ये जो हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन 20,629 हुए, इसके लिए भी हमने रेशनलाइजेशन किया था। और पिछले जो लोकसभा में थे उससे लगभग 818 पोलिंग स्टेशन नए बने, और एक किसी को 2 के समायोजन होने से कम भी हुआ था, तो नेट इफेक्ट जो 817 पोलिंग स्टेशन का लोकसभा से इसमें आया है। इस 20,629 में से अर्बन पोलिंग स्टेशन 7,132 हैं और रूरल पोलिंग स्टेशन 13,497 हैं। और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, क्योंकि एक लोकेशन में 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ भी होते हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन टोटल हरियाणा में अभी 10,495 है। 10,495, जिसमें कि अर्बन पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 2,656 और रूरल एरिया में है 7,839। और जैसा आपको विदित है 10 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें कि 90 हमारी विधानसभा क्षेत्र है, और 90 विधानसभा क्षेत्र में जो 17 विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के लिए, और 73 बाकी जो बच गई वो जनरल है। ये इलेक्शन भी जो पूर्व की भांति ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से ही कराए जाएंगे, और हमारे जो निर्वाचन आयोग की हिदायत थी उसके अनुरूप 1 से 16 अगस्त के बीच में जो FLC होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, वो समस्त जिले द्वारा उस दौरान में पूर्ण करा ली गई है। और जो अपना हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ईवीएम वीवीपैट है, जिसके कि हमने FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग करा ली गई है। और जैसा इसमें आपको जानकारी है, इसमें एक कैंडिडेट द्वारा खर्च की एक सीमा होती है। तो जो विधानसभा के जो निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए विधानसभा में 40 लाख की वो राशि है, जितना कि वो मैक्सिमम मतलब खर्च अपने तरफ से कर सकते हैं, और जिसका कि ब्यौरा उनको जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहते हैं उनको समय हाँ मांग रखी थी कुछ पॉलिटिकल पार्टी में। अगर उस तरह का कोई निर्णय आएगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। और वो जो पीछे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करने का जो विभिन्न माननीय उच्चतम न्यायालय के
दिशा निर्देश अनुसार शुरू हुआ था। तो उसमें आप लोग को पता ही है, कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको न्यूज़पेपर में, टीवी में 3 बार उसको प्रकाशित करना पड़ता है फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ विड्रॉल। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल जो अपने यहाँ से मेरे ख्याल से 16 बन रही है ना, हाँ 16 सितंबर से लेकर अप टू द 2 डेज बिफोर द पोल, मतलब 2 दिन उससे पहले तक, जैसे 1 अक्टूबर को है तो 31 और 30, मतलब उस दौरान में इनको 16 से लेके 30 सितंबर के दौरान में 3 बार इनको प्रकाशित करना होगा। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो न्यूज़पेपर में भी करती है, टीवी में भी देती है और अपने पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट में भी देती है। और ऐसे ही वो जो सूचना जो कैंडिडेट है वो सारी सूचना अलॉन्ग विद द जो उस पर एक्सपेंडिचर उसका खर्च हुआ है इस एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सारी सूचना वो जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है। और इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सीईओ को देती है। अगर 3 बार कैंडिडेट को सूचना देनी, वो अगर कोई उसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो वो खुद छपवाता है। हाँ, क्राइम से संबंधित, तो न्यूज़पेपर और टीवी में वो कैंडिडेट अपना ऐड देता है और 3 बार देना है उसको। जो लास्ट डे ऑफ विड्रॉल है जो अपने केस में 16 सितंबर है, और 2 डेज बिफोर द डे ऑफ पोल, जो मतलब 1 तारीख, जैसे 2 डेज 1 तारीख तो पोल की डेट है, मतलब उसमें 31 और 30, मतलब 30 सितंबर और उसके बीच में इन्होंने 3 बार वो सूचना देनी। इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी ने जो है उसने न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी वेबसाइट में भी सूचना देनी होती है। और ये सूचना प्रकाशित करने के बाद जो कैंडिडेट है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएगा कि मैंने ये किया अलॉन्ग विद द एक्सपेंडिचर उसका जो लगा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सीईओ को स्टेट ऑफिस में देती है। तो इस प्रकार से इसकी है। और 1-2 और प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज, C7 भी इनका फॉर्म है जिसमें न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट ऑफ द पार्टी, इसमें भी देती है सूचना। और फिर इस सूचना को कि भाई हमने दे दिया, उसकी सूचना देते हैं कमीशन की। तो मेनली आप पहले वाला ही मेनली उसमें सारा डिटेल्स आ ही जाती हैं। और जहाँ तक आपको ये है, विभिन्न ICT का काफ़ी प्रयोग इलेक्शन के दौरान होता है। जो कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डिफरेंट जो परमिशन होती है, चाहे व्हीकल की परमिशन है, रैली होल्ड करने की है, प्रोसेशन के लिए है, इस सब के लिए सुविधा ऐप का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको उनको बस सिर्फ लॉगिन करके उसमें कैंडिडेट को या उसके पार्टी को उसमें लॉगिन करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर वो उसकी मूवमेंट भी देख सकते हैं कि उसकी वो जो है परमिशन कहाँ पर अभी चल रही है, जो कि उनको सुविधा प्रदान करता है। वो नॉमिनेशन भी इसके माध्यम से अगर जो ऑनलाइन करता है तो वो कर सकता है सुविधा ऐप के माध्यम से। इसी प्रकार से CVGIL ऐप है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए या उसकी मतलब पहले तो बेसिकली वायलेशंस की रिपोर्ट कोई भी करके उसमें कर सकता है, जिसको कि फिर आगे जिला अधिकारी तक वो पहुंच जाता है उनके कंट्रोल में। फिर FST SST जो टीम होती है उनके पास, FST के पास ही जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास। फिर वो उसमें चेक वेक करके अपनी रिपोर्ट भेजती है। और इसमें इसकी आवाज़ कितनी है, 100 मिनट्स में इसका जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से ये CVGIL का एक ऐप है जो कि इन्फोर्समेंट, MCC की इन्फोर्समेंट में सहायक होता है। एक ऐसे टू नो योर कैंडिडेट ऐप है ताकि जागरूक मतदाता अपना निर्णय कर सके कि और अपने कैंडिडेट के पास्ट के बारे में जान सके। उसके लिए ये टू नो योर कैंडिडेट ऐप होता है जिसमें कि वो एंट्री, मतलब वो स्वतः ही जो उसकी एफिडेविट वगैरह है उससे एंट्रीज आ जाती है। अगर उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह है वो विभाग, मतलब CO ऑफिस उसमें कर देता है, वो अपने आप होता है। सक्षम ऐप इसी प्रकार से जो वोटर्स विथ सर्टेन डिसेबिलिटीज़ हैं और उनके उसमें मतलब वोटर उसमें भी लिखा है, तो वो लोग कई सुविधा, जैसे कि उनको सूचना उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, वो कोई सुविधा की डिमांड कर सकते हैं, या फिर उनको वहाँ व्हीलचेयर वगैरह पोलिंग स्टेशन में चाहिए तो उसके लिए भी वो उसमें आवेदन भर सकते हैं ताकि उनको इसमें सपोर्ट किया जा सके और वो अपने मताधिकार का सुगम तरीके से प्रयोग कर सके मतदान के दिन
तो ये उनके लिए सुविधा रहती है। वोटर हेल्पलाइन ऐप ये समझ जनता के लिए है, जिसने भी कोई फॉर्म 6 में फॉर्म भर के आवेदन करना हो नए वोटर बनने के लिए, या कोई डिलीशन करवाना हो अपना, या फिर कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। तो इस प्रकार से विभिन्न ICT टूल्स है जिसके माध्यम से मतलब पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सरल, सुगम और मतलब क्या कहेंगे, मतलब जल्दी की प्रक्रिया में करने के लिए सहयोगी साबित होंगी। पोस्टल बैलेट की जहाँ तक आपको बात है, पोस्टल बैलेट पेपर 85+ के जो इलेक्टर, मैंने जैसे बताया कि अपने यहाँ 2 लाख समथिंग के 2,42,818 है पूरे स्टेट में, तो वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनकी स्वेच्छा रहेगी कि वो खुद मतलब पोलिंग स्टेशन में आके मतदान करें, या फिर अपने होम वोटिंग की फैसिलिटी ले, अगर वो उतने चलने फिरने में दिक्कत है या और भी अगर उनको कोई परेशानी है तो। और इसके साथ साथ उसमें जो कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग होते हैं उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधाएं मिलेगी। एसेंशियल सर्विसेज में जैसे पीछे भी माननीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के लिए 29 डिपार्टमेंट्स को किया था, इस बार भी उनके तरफ से तो वो चिट्ठी आ गई है, ये बस हमारे अभी गजट नोटिफाई करना बाकी है। तो विभिन्न विभाग जो उस तरह के इमरजेंसी के कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी उस दिन भी अगर ड्यूटी है रहती है और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते, उसके कर्मचारी अधिकारी, तो वो लोग भी जो पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, मीडिया वो पर्सन्स हैं उसमें जो कमीशंस की अप्रूवल से जो पोलिंग डेज में रहते हैं ना, मतलब मीडिया कवरेज में, वो लोग कवर्ड है। 3rd नंबर पे ही है, मीडिया पर्सन टू होम ऑथराइजेशन लेटर हैव बीन इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन टू कवर पोल डे एक्टिविटीज, तो वो इसमें कवर्ड है। जो हेडक्वार्टर इधर है, तुम्हारा मिलता है वो कार्ड, वो जिसको कार्ड जारी हो गया, हाँ वो उसमें वो कार्ड जारी हो गया, उसके हिसाब से वो 12D अप्लाई करके, 12D है ना, 12D, हाँ 12D अप्लाई करके पोस्टल बैलेट निर्गत करा सकता है अपने। तो पहले लेना होता है, ये ERO के वहीं पे होता है जहाँ पे होता है, और जहाँ के आप वोटर हैं वहाँ पे। और जो जहाँ तक उसकी बात है असेंबली इलेक्शन के लिए जो पैरामिलिट्री वगैरह फौज की हम लोगों ने, मतलब पुलिस ने 225 कंपनी की डिमांड की है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें अभी 70 हमें अलॉट भी हो गई है। 70 कंपनी, वो शायद 25 तारीख की तिथि है, तब उसमें आएगी फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि इलेक्शन तो अपना 5 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले की जो एक्टिविटी है, गतिविधियाँ हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, एक पूरा सिक्योरिटी का और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का। आपने 225 मांगी थी, 225 की डिमांड थी, हाँ, 75 मिली है। नहीं तो अभी नहीं, इनिशियल स्टेज पे जो मतलब, अभी हाँ वो तो प्रायर टू इलेक्शन, जैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पहले भेज देते ना, रूट मार्चिंग के लिए, फ्लैग मार्चिंग के लिए। कितनी रोड हुई है? 70 अभी 70 तो अभी इनिशियल लेवल पे हुई है फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और प्री एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बात के लिए तो मेन तो पोल डे के उसके आसपास के लिए चाहिए होती है। 70 नहीं 70 का नहीं, आप उसको सो फार के लिए नहीं करो। ये बेसिकली जब होता है तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी आती है, इसका पर्पस डिफरेंट है अभी, बाकी तो सारी उसमें आएंगी अभी, जो मतलब इससे तो अभी काफ़ी आएंगी। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव कॉल नहीं छाटने की हुई, उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है बहुत जगह, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर में कई बार ईवीएम खराब हो जाती है तो चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे वोटर बहुत खड़े जाते हैं, उसके लिए उससे भी चेंज किया, प्रक्रिया पहले भी था। एक मिनट बस और फिर कुछ लेना आप। AMF की जो है एश्योर्ड मिनिमम सर्विसेज जो फैसिलिटी जो माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायतें हैं, उसके अनुरूप ज़्यादातर चीज़ें देखो, अपने यहाँ स्कूल्स वगैरह भी अच्छी जगह पे हैं तो शेड मुख्यतः होता ही है,
ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी होती है। और ज़्यादातर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सूचना भेजी है कि सब जगह ये जो 6-7 है पैरामीटर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, शेड है, रैंप है और व्हील चेयर जहाँ पर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेंगे उनको अवेलेबल कराई जाएगी। तो इस तरह से समस्त मतलब तैयारियाँ इस हिसाब से पूर्ण है। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य है, जो आदर्श आचार संहिता है, उसके मैं समस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या होने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो किसी भी रूप में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या सपोर्टर्स हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः सा पालन करें। और उनको डिटेल्स तो उनको पता ही है, बहुत हमने दी है, और बाकी भी सारा इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग की साइट्स में अवेलेबल है। तो उसका और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर ये जो प्रजातंत्र का एक ये पर्व है, इसमें अपना सहयोग दें और सबका सपोर्ट करें। मतलब कि सपोर्ट इन द सेंस कि मतलब सही तरीके से करें, किसी प्रकार का इंडिविजुअल आक्षेप और इस पे ना रहे, ना किसी की मतलब जो भी हिदायतें हैं आदर्श चुनाव संहिता की उसकी पूर्णता से पालना करें। और जो भी उनका कैंपेन का मोड है, कैंपेन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें की जो भी परमिशन वगैरह है वो समयबद्ध तरीके से लें। और कहीं पे दिक्कत आती है तो मतलब उसके सीनियर अधिकारी को कांटेक्ट कर सकते हैं, सीओ ऑफिस में भी कर सकते हैं। बाकी समस्त लोगों को हिदायतें हैं, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कि उनको कोई प्रोसेसन की दिक्कत आ रही हो, परमिशन की, कोई रैली की परमिशन में आ रही हो, कोई गाड़ी की परमिशन में दिक्कत आ रही हो। सर, होम वोटिंग का जो आपने बताया, होम वोटिंग के लिए कौन सी डेट्स रहेंगी? और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की जो गाड़ी है वो जीपीएस फिटेड भी रहेगी, तो ताकि वो जो मतलब कि चेंज की जो प्रक्रिया है कहीं पर या और भी जो सुपरवाइजरी उनका रोल है वो मतलब ज़्यादा तेज़ी से हो सके, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो 12-13 जो इलेक्टर फोटो इलेक्टर कार्ड के अलावा भी जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किया जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग हिज और हर आइडेंटिटी, उसकी भी सूचना माननीय निर्वाचन आयोग से आ चुकी है। 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको बस हमने अभी 2 दिन में नोटिफाई कराना। एक मैं आपके माध्यम से इसमें सहयोग चाहूँगा कि जिसका भी कोई है कि कई बार लोगों को रहता है कि भाई मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था, मेरे पास एपिक कार्ड है, तो एपिक कार्ड आपकी मतलब किसी के भी एपिक कार्ड जो है वो उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए है, वो आपको मताधिकार का अधिकार नहीं देता। मताधिकार का अधिकार सिर्फ अगर आपका ये किसी व्यक्ति विशेष का अगर वो इलेक्टोरल सूची में मतदाता सूची में नाम है तो तभी होता है। तो कृपया करके इसमें कई बार जिससे कुछ होता है, ऑल्दो AROs को हिदायत है कि उसका BLOs का की पूर्णता इस बात की निगरानी रखे, कोई इस तरह से कटे नहीं, और जो कुछ कटे वो भी जो निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार है उनके अनुरूप ही कटे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें वो अभी भी समय है, वो अपना देख लें कि भाई उनका मतदाता सूची में अगर कहीं पर है उनका नाम है या नहीं है, और कोई विशेष उसमें है तो अभी उनके पास 2 सितंबर तक का समय है, वो उसमें फॉर्म 6 अप्लाई करके आइदर ये जो वोटर ऐप है या फिर उसके माध्यम से BLO के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये मेल और फीमेल मतदाता कितने? अभी एज ऑन डेट जनरल इलेक्टर जो है वो मेल में है 1,07,14,565, 1,07,14,565, और फीमेल है 95,03,407 और 455 है ट्रांसजेंडर। कुल मिला के ये हो जाते हैं 2,02,18,427। और सर्विस इलेक्टर में मेल है 1,04,456,
फीमेल है इसी प्रकार से 4,778। टोटल मिला के सर्विस इलेक्टर बनते हैं 1,09,204 तो इसमें फर्स्ट टाइमर का भी डाटा लिया जी, है। फर्स्ट टाइमर जो वोटर हैं तो ऐसा है डाटा लिया? फर्स्ट टाइमर ये 18-19 का है, ये जो मतलब ये, लेकिन ये जनवरी के भी होंगे ना, जनवरी के इंक्लूडेड। हाँ, 4,82,896, मतलब जो 18 साल और 19 साल के बीच के हैं। सर्विस सेलेक्टर का डाटा एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। सर सर्विस इलेक्टर जी 1,04,456 मेल, 4,748 फीमेल, टोटल हो जाते हैं सर्विस इलेक्टर 1,09,204। सर ये जो कैंपेन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेनिंग कर रही है, इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि हमने देखा हरियाणा में कल जीत में कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगे आंदोलन, आज करनाल में बीजेपी सरकार के बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे, सरकार के खिलाफ लगे, लेकिन किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, किसी ने जब पोस्टर छपवाने का नाम नहीं। तो ये जो पोस्टर वॉर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या एक्शन करोगे? ये देखिए, अभी आपने सूचना में लाए हैं, डीओ को कहेंगे कि इसमें आप पता कीजिए, और भी जो डिफरेंट शिकायत आई पोस्टर की, पोस्टर लगे, बैनर लगे, उस पर हमने कार्रवाई की है। डीसी को भेजा है, डीओ को, आरओ को, उसमें वो अपनी एफएसटी के माध्यम से, जो उनकी एमसीसी की टीम है उसके माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। सर लोकसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि कुछ कैंडिडेट पर हमले भी हुए, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हुई, तो उस दौरान उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी गई थी। तो विधानसभा में इस तरीके की कोई अगर पहले से ही आप इस तरीके से कोई सिक्योरिटी उनकी बढ़ाएंगे या कैसे एक्स्ट्रा गनमैन वगैरह देंगे? नहीं, उसमें मेरे ख्याल से निर्वाचन आयोग की जब वो कैंडिडेट फिक्स हो जाते हैं उसके बाद उनकी हिदायतें हैं, और उसके अतिरिक्त भी किसी की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो असेसमेंट के हिसाब से उसमें पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा, उनकी असेसमेंट। सर इस बार जो है आपके पास बहुत सारी कंप्लेंट आई है, जो कंप्लेंट आई है, ट्रांसफर लिस्ट आई है और कई चीजें हुई हैं, इस बार बहुत सारे प्रपोजल आपके पास आए हैं, तो क्या उनकी अनुमति आपने दी है? कैसे विपक्ष वालों ने भी कंप्लेंट भेजी है जैसे कांग्रेस ने? हाँ, नहीं, वो कांग्रेस की जो 16 तारीख को जो ट्रांसफर हुए थे उसके विषय में एक कंप्लेंट, एक क्या मतलब 3 अलग अलग माध्यम से कंप्लेंट आई थी, उनका उनको जवाब दे दिया गया है। तो आपकी परमिशन से जारी हुई? नहीं, वो परमिशन माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन तो 3 बजे शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। एसएसआर की एक्टिविटी चल रही थी, स्पेशल समरी रिवीजन की एक्टिविटी चल रही थी, और स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान भी ईआरओ जो हैं, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो वोटर बनाते हैं, उनके तबादले में उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उस कारण से निर्वाचन आयोग से परमिशन ली। सर कुछ चीज़ों को लेकर के जब कैबिनेट में बैठा तो इन्होंने कहा कि हमने जो है निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है चीज़ों को लेकर, आपके पास ऐसे कोई सूचना आई है? उन्होंने कुछ भेजा आपको? ऑर्डिनेंस जैसे 1,20,000 कर्मचारियों को ऑर्डिनेंस लाए थे जॉब सिक्योरिटी का, तमाम जो फैसले वो मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक 17 तारीख की बात है, 17 तारीख की बात को जो कैबिनेट हुई नहीं, उसकी अभी अलग से मेरे पास अभी कोई और अनुमति नहीं, वो मानने के लिए होगा, मतलब हो सकता है आगे आएगी, अभी नहीं आया उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम निर्वाचन आयोग को, सीईओ को भेज रहे हैं। ये तो भेज रहे हैं, इस पे तो मैं क्या टिप्पणी करूँगा, मेरे कार्यालय में तो प्राप्त नहीं हुआ ना, हाँ, वो अपने उसमें ऐप में तो नहीं आया अभी स्क्रीनिंग पर। सर ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ नई रिक्रूटमेंट निकाली है, विज्ञापन आ रहा था। क्या सर विज्ञापन जारी हो सकता है, और रिजल्ट कोई आना हो तो रिजल्ट क्या डिक्लेयर स्टाफ सिलेक्शन आपकी जानकारी में लाया गया है नौकरी से संबंधित क्या हिदायतें हैं सर? क्या देखो, हिदायतें तो भी होगी मेरे पास, ये जो सर ये इसमें एग्जाम भी लिए जा रहे हैं या फिर नहीं, जारी हो रहा है, इसके लिए क्या देखो गाइडलाइन? इसमें भी ये दोनों जो आप बात उठा रहे हैं, इन दोनों की एक रिलेटेड कंप्लेंट आई है, स्टाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टीजमेंट की भी, और हरियाणा HPSC की पब्लिक सर्विस कमीशन की भी। तो उन दोनों का भी जवाब लेके हमने माननीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। और जहाँ तक जो उनकी रिक्रूटमेंट का इसका सवाल है, ये जो माननीय निर्वाचन आयोग का डूज एंड डोंट है, इसमें स्टैट्यूटरी कमीशन को कहीं वो रोकता नहीं है। इसकी 22 नंबर गाइडलाइंस कहती है, रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और
Selection Commission or any other statutory authority can continue. Recruitments through non-statutory body will require prior approval of the commission, prior clearance of the commission. बाकी निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट है, वो उसमें विचार कुछ करेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों ने शिकायत करी है आपको इस बारे में? हाँ, कांग्रेस की है ना, कमीशन के पास ही है। हाँ कमीशन के पास ही करी थी, तो उन्होंने कमेंट मांगे थे, हमने CS ऑफिस से लेके उनको दी। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ, उसको रोकने के लिए स्टेट में यदि यूज होता है तो उसको रोकने के लिए आपने क्या कदम आप उठा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोशल मीडिया में जिस प्रचार करते हैं सर, AI का यूज करते हैं, इसकी वीडियोस फोटोज, उसकी गाइडलाइन वगैरह क्या करते हैं? नहीं, गाइडलाइन तो इस पर क्या है, लेकिन वो हमारी वो टीम है, वो सारे दिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को चेक करती है, और भी अगर वो तो चेक करती है, और भी किसी के माध्यम से अगर वैसी कोई मतलब क्या कहोगे, न्यूज़ कह लो या जो भी आएगा इशू, तो उसको टैकल किया जाएगा जो नियमानुसार। क्या उसके लिए आपने हाईटेक इक्विपमेंट या उसकी अगेंस्ट किए हैं? नहीं, वो पुलिस वाले के पास भी है, पुलिस वाले कंटिन्यूसली चेकिंग में रखते हैं, वो भी रखते हैं, इसमें कि पीछे मीटिंग में वो लोग बता रहे हैं। आप खुद आयोग मॉनिटरिंग करा रहा है फिर इसकी? क्योंकि पुलिस तो करती रहेगी अपना काम। हाँ नहीं, पुलिस तो करती रहेगी, पुलिस भी करती है, पुलिस भी पार्ट ही है इसकी पूरी इन्फोर्समेंट का, वो भी हमारा इसमें सहयोगी करेगी। अच्छा सर, ये बताओ कि अभी जैसे चुनाव आयोग की टीम चंडीगढ़ आई थी हरियाणा के समीक्षा के लिए, पूछ लेंगे कुछ डिस्टर्ब होगा नहीं क्या ये हाँ ऐसी संकेत देके गए थे कि तुरंत जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में यही है कि समय से पहले डिक्लेयर हुए, अगर हुए तो क्या आयोग को मतलब आपको खासकर हरियाणा निर्वाचन कार्यालय को जो है तैयारी पूरी थी? नहीं, तैयारी तो थी, लेकिन वो उस बारे में तो वही निर्णय लेता है माननीय निर्वाचन आयोग, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि कब कौन से चुनाव कराने, उन्होंने पीसी करके शेड्यूल जारी किया, उससे पहले तो हमें कोई सूचना नहीं। सर, ये भर्तियों में बोर्ड यूनिवर्सिटी सभी शामिल होंगे ना, जो भर्ती नहीं कर सकते? देखो, मैंने तो एग्जैक्ट वो वर्ड्स ना स्टेचुटरी बॉडीज लिखा उसमें, और कमीशन जैसे HPSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और बाकी इसका जवाब माननीय निर्वाचन आयोग ने मांगा था, वो भी उनको पेरुजल के लिए भेज दिया। जो नई एडवर्टीजमेंट जारी होगी, क्या उसमें कुछ डायरेक्शन है उसमें? जो आप बता रहे नई मान लीजिए विज्ञापन जारी हो रहे हैं या कुछ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस अब शुरू होती है आचार संहिता के दौरान? देखो, इसके जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो ये कंटिन्यू हो सकता है, और बाकी उसमें निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई थी, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, वो हमने भिजवा दी। जो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये साफ साफ कवर हो। सर, होम वोटिंग की डेट्स कौन कौन सी रहेंगी? होम वोटिंग में ये सिस्टम होता है कि होम वोटिंग के लिए फॉर्म 12 अप्लाई करना होता है, और ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ प्रोग्राम से लेकर जब नोटिफिकेशन होगी उसके 5 दिन तक अप्लाई कर सकता है आदमी। अपने कंसर्न RO के पास अप्लाई करेगा जहाँ उसका बोर्ड बनाना है, और उसके बाद वो एग्जामिन करेगा, उसको भेजा जाएगा फॉर्म 12 फॉर्म अप्लाई करेगा होम वोटिंग के आदमी, और ये अप्लाई कर सकता है जब नोटिफिकेशन होगी हमारी उसके 5 दिन बाद तक, यानी कि 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अपने RO के पास आप अप्लाई करेंगे, RO उसको चेक करेगा, अपनी वोटर लिस्ट के सब पर्टिकुलर सही है तो उसको सैंक्शन देगा, अप्रूवल देगा उसके लिए, और उसके बाद टीम गठित होगी 2 लोगों की पोलिंग टीम, जो उसके घर जाके उसको मतलब ये पहले शेड्यूल फाइनल कर लेंगे, किस डेट पे उसके घर जाके वोटिंग करा लेंगे, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, वीडियोग्राफर होगा, और एक पुलिस का भी आदमी होगा, पुलिस सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, और जो भी गाइडलाइंस है, जो सामान लेके जाना है वो लेके जाएंगे, और वहाँ पे सदस्य वोटिंग मेंटेन करते हुए उसकी वोटिंग कराएंगे, और कैंडिडेट को अपने ऑफिस लेके RO को देंगे। अच्छा मैम, आपको लोकसभा के समय में ये बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान, पोलिंग के दौरान किसी तरह की कोई शिकायतें, खासकर जो एम्यूनिटीज़ की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई जगह बिजली की या फिर पानी की या फिर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी हिदायतों के बाद, कोई ऐसी आपके पास शिकायतें आई थी, कोई कार्रवाई हुई? किन्हीं लोगों के खिलाफ ये ऐसी कोई सीधी शिकायत उस टाइम हमें नहीं मिली है, हमने आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा था, तो फिर हमने साथ साथ डायरेक्शन कंसर्न RO को और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को भी दिए, और इस बार भी देंगे, और कल हम इंश्योर करेंगे कि 100% जो बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। उन शिकायतों से मतलब एक हम जैसे लेसन लेते हैं, तो अब की दफ़ा क्योंकि मौसम भी ऐसा रहेगा, तो अब की दफ़ा कुछ ज़्यादा हम सख्त निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था जो कमियाँ
लोकसभा के बिल्कुल दौरान बिल्कुल जो कमियाँ पिछले इलेक्शन में रही है, जो हमारे ऑफिस में या आप लोगों के माध्यम से आई या पब्लिक के माध्यम से मिलेंगे, तो हम पूरा इंश्योर करेंगे कि ये सब कमियाँ दोबारा रिपीट ना हो, और जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के रिगार्डिंग वो सभी इम्प्लीमेंट करें। अगर आप लोगों के माध्यम से कुछ नोटिस में आता है, 2 दिन पहले भी तो नोटिस में आता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हमारे नोटिस में लाइए, हमारी जिम्मेवारी हमारी ड्यूटी, हम उसको कंप्रेस कराएंगे। सर वीवीपैट का जो मैचिंग का एक कंट्रोवर्सी रही थी लोकसभा के इलेक्शन में, वो 9 लाख वोट का लेके एडीआर ने जो है आगे अपील करी थी, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे विवाद ना बने इसके लिए कोई व्यवस्था? 9 लाख वोट का एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि 9 लाख वोट जो है वीवीपैट के साथ मैच नहीं हुए। हरियाणा में तो नहीं थे, नहीं हरियाणा में नहीं थी और देखो इस पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा पुलिस का आईएएस आईपीएस एचटीएस की तहसीलदार की इंस्पेक्टर उसमें क्या प्रोसेस किया? विपक्ष ने भी सवाल उठाया, चर्चा में रहा होगा कि ऐसा सरकार के दबाव में पहले सहमति ली गई है, परमिशन ली गई, क्या उसका प्रोटोकॉल थोड़ा आगे बताएंगे किस तरीके की रही? हाँ, उसमें इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के साथ ही ये गवर्नमेंट नहीं काम। देखो दो जो आईएएस एचसीएच की थी उसकी बाकायदा उन लोगों ने परमिशन ली थी और बिफोर दैट 3 PM दी थी, और उसका भी जवाब कल मैंने कहा 3 लोगों से कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों से आई थी कंप्लेंट, तो वो उनको उसका जवाब दे दिया गया। दूसरी बात, एक जो पुलिस वाली थी, पुलिस के 12 या 14 लोग थे, तो उसमें भी उनकी तो वो उस समय से पूर्व में ही हुई थी। उन्होंने बिल्कुल लिखित जवाब में दिया है कि वो जो माननीय निर्वाचन आयोग की जो पीसी थे उससे पहले ही ये मतलब जारी कर दिए गए। 86 अधिकारियों का तबादला हुआ था, एक ही लिस्ट आई थी, 86 अधिकारी थे, आईएएस भी थे, एचएस भी थे, तो इसकी परमिशन दी गई थी? हाँ ली गई। एक सर आपने सर ईवीएम के बारे में बताया कितनी मशीनें टोटल आपके पास है सर, और बैकअप पे कितनी है, और खराब की स्थिति में क्या कोई आपके पास है कुछ टास्क फोर्स? यही बात है, चुनाव आता है ईवीएम का खराब कर दो ये जो है ना ये 20,000 तो कितने % हो गए? 20,600। ऑल डे के लिए 120 सी 120% वीयू, 120% सीयू और 130% वीपैट, तो मेरे पास सफिशिएंट मात्रा ऑल डे। इसमें देखिए पोल डे के लिए जो माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायतें हैं उसके लिए हमें कंट्रोल यूनिट जो जैसे 100 बूथ है तो 120% हमारे पास होनी चाहिए, बैलेटिंग यूनिट भी 120% होने चाहिए और वीवीपैट 130% होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे 20,629 बूथ हैं आज की डेट में, और जो अभी मैंने बताया कि 1 से 16 तारीख के बीच में इनको जो FLC कराई गई, फर्स्ट लेवल चेकिंग कराई गई, तो फर्स्ट लेवल चेकिंग कराने के बाद कंट्रोल यूनिट हमारे पास अभी जो ओके है, जो उसमें ओके पाई है वो 25,788 है, बैलेटिंग यूनिट ऐसे ही 41,334 है, और वीवीपैट 27,741 है जो FLC ओके। कितना सर वीवीपैट 27,741। पोलिंग स्टेशन के पास अगर से केवल खराब हो जाती है तो उसके लिए आपका सेंटर कहीं दूर होता है, जैसे मान लो कालका में बारगदाम गांव में तो मशीन खराब हो गई और पंचकुला से जाएगा तो वहाँ 2 घंटे लगेगा। नहीं जनाब, ये कुछ स्टोर में नहीं होती, ये जो सेक्टर ऑफिसर होते हैं, और जनरली सेक्टर ऑफिसर 10 से 12 बूथों पे पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे होती है। किसी एक आधा केस में हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो और हरियाणा में तो सारे इलाके में मतलब रोड मोटरेबल है, कोई इशू नहीं है, तो 20-25 मिनट में उसको पहुंच जाना चाहिए सेक्टर मजिस्ट्रेट। बाकी इसमें 1-2 लोगों ने लाई है, हम जब DCs की मीटिंग करेंगे तो उसमें इस विषय की चर्चा करेंगे कि इसको इंश्योर करें कि अगर खराब की स्थिति में कितनी जल्दी से जल्दी उसको बदला जा सके। नहीं, पंचकूला में नहीं जाएगा जनरल, उसकी तो फिर उस एरिया का जो सेक्टर ऑफिसर होता है उसके पास होती है मशीन, जो सुबह में उनको 3-4 बजे जब वो हाँ एक्स्ट्रा मशीन उसी लिए जो रिजर्व बोलते हैं, बेसिकली रिजर्व की मशीन इसी पर्पज़ के लिए होती है कि उसको वो चेंज किया जा सकते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। जो टावर है, जो सोसाइटी है, उसमें मतदान केंद्र बनाए थे, तो इस बार कितने